बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से ऑनलाइन स्टडी सेशन में वेलकम कहा जाता है। आज हम चैप्टर नंबर 3 की इब्तिदा कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज आपको करवाई जा चुकी है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको असाइनमेंट दी हैं, होपफुली आप वो साथ साथ कर रहे होंगे। बेटा, चैप्टर नंबर 3 टाइटल नेम है मोशन एंड फोर्स, और शुरू में आपको यकीनन ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका पता होना चाहिए। तो मैंने आपके सामने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से ही अपनी बात को शुरू कर दी है कि आप इन दो टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें। ये दो टर्म्स कौन सी हैं? रेस्ट एंड मोशन। ये चीज़ें आपके लिए नई नहीं हैं, आप इनसे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में इसको ज़रूर पढ़ के आए होंगे कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। देखें, सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे, यानी उसकी पोजीशन फिक्स रहे, तो हम ये कहेंगे कि वो चीज़ रेस्ट में है। मीन्स के अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर अगर चेंज ना करे तो वो चीज़ एट रेस्ट है। जैसे मैं अगर ऑब्जर्वर हूँ तो मेरे सामने ये बोर्ड, ये डाइस, ये सामने पड़ी हुई कोई भी चीज़ जो अपनी पोजीशन को फिक्स किए हुए है, ये सारी चीज़ें रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो रेस्ट एक स्टेट का नाम है जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। लेकिन याद रखें, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेफिनेशन शुरू में लिख लें। मोशन क्या है? अगर कोई बॉडी अपनी स्टेट को विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे बॉडी मोशन में है। जैसे एक परिंदे को उड़ते हुए अगर मैं देखता हूँ तो मेरी आंखें फील कर रही हैं कि उसकी पल पल पोजीशन चेंज हो रही है, इम्प्लाइज दैट कि वो मोशन में है। एक उड़ते हुए एरोप्लेन को देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। और इसी तरह आप एक रोड पे चलती हुई बाइक को देखते हैं, एक भागते हुए बच्चे को देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मोशन में नज़र आती हैं। तो फिर समझ जाइए कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर तो फिर हम उसको कहेंगे वो मोशन में है। चलिए, इस मिसाल से आपने जवाब देना है। एक ट्रेन अभी रुकी हुई थी, पैसेंजर उसमें अभी बैठ रहे हैं और एक बंदा खड़ा होकर उस ट्रेन को बाहर से देख रहा है। तो ट्रेन उस वक्त किस स्टेट में है? आप कहेंगे रेस्ट में। थोड़ी देर बाद ट्रेन अपनी जगह से चल पड़ी और अब वो बंदा देख रहा है कि ट्रेन की पोजीशन पल पल चेंज हो रही है, तो आप कहेंगे कि ट्रेन अब मोशन में आ गई है। ठीक है, तो इसी को अब हम डेफिनेशंस को लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, चलो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, एक बॉडी को रेस्ट में कहा जाता है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। ये सम ऑब्जर्वर का आपकी सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग भी कह सकते हैं। तो आगे जाके हम बात करेंगे ऑब्जर्वर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम देखें, जैसे किताब टेबल पे पड़ी है तो एक साथ खड़े हुए स्टूडेंट के लिहाज से वो बुक रेस्ट पे है। इसी तरह एक कार रोड पे खड़ी है तो वो रेस्ट पे है, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू पर्सन लुकिंग इट, जो इसको देख रहा है।
तो ये तो रेस्ट की आपके सामने एग्जांपल्स भी हमने बता दी और डेफिनेशन कर दी। अब चलते हैं मोशन की तरफ। तो मोशन क्या है कि अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। जी स्टूडेंट्स, एक बॉडी को मोशन में कहा जाएगा अगर वो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के लिहाज से सम ऑब्जर्वर, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो वो मोशन में है। जैसे आपको मिसाल दी अभी कि उड़ता हुआ परिंदा, फ्लाई करता हुआ एरोप्लेन, ये सारी मोशन हैं और हम बतौर ऑब्जर्वर इनको महसूस करते हैं। आइए एक दो एग्जांपल्स लिख लेते हैं इसकी भी। देखिए मिसाल, एक रनिंग चाइल्ड मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग पर्सन, एक खड़े हुए शख्स के लिहाज से। तो बताइए ये स्टैंडिंग पर्सन क्या हुआ? ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। इसी तरह एक मिसाल और देख लें। एक उड़ता हुआ एरोप्लेन मोशन में है किसके लिहाज से? पीपल ऑन अर्थ, लोगों के लिहाज से जो ज़मीन पे हैं। इसका मतलब है ऑब्जर्वर ज़रूरी नहीं एक ही हो, एक शख्स ऑब्जर्वर सिंगल पर्सन का ही नाम नहीं है, एक सिंगल पर्सन भी ऑब्जर्वर हो सकता है और नंबर ऑफ पीपल भी अलग अलग से ऑब्जर्वर हो सकते हैं, ठीक है। एक ही इंसिडेंट के बेशुमार ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं। तो ये बात आपके सामने बताने के बाद एक पॉइंट मैं आपको बोर्ड के ऊपर बताने लगा हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपने इसको अपनी मेमोरी में रख लेना है। और ये पॉइंट कुछ इस तरह से है, कहा जाता है, मैं इसको इस साइन से, हैश के साइन से शो कर रहा हूँ कि स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन ये रिलेटिव है। रिलेटिव का लफ्जी मतलब होता है रिश्तेदार, लेकिन यहाँ रिश्तेदार मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है किसी के लिहाज से। जैसे रिलेटिव का भी सेंस, जो रिश्तेदार है वो भी किसी के लिहाज से होती है। जैसे आप कहते हैं एक शख्स किसी का भाई है तो किसी का बाप है, तो बंदा तो एक ही है, लेकिन किसी के लिहाज से उसका रिश्ता कुछ और है और किसी के लिहाज से कुछ और है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव का सेंस है के लिहाज से, या डिपेंड करती है अगले शख्स के ऊपर। अब ज़रा इसको समझें। हमने कहा रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव है, यानी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। क्या मतलब है इसका? कि एक ऑब्जर्वर के लिहाज से बॉडी रेस्ट में है या ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में है। तो आपको जब भी इसकी स्टेट बतानी है तो बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये है। चलिए इसको और आसान करके समझ लेते हैं एक मिसाल से। आपने चलती कार में लोगों को देखा है कि वो लोग एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो अंदर वाले माहौल के लिहाज से वो सारे लोग कार के अंदर जो बैठे हैं वो कार के अंदरूनी माहौल के लिहाज से, यानी उस सराउंडिंग के लिहाज से रेस्ट में हैं। लेकिन वही लोग जो कार में बैठे हैं वो बाहर खड़े हुए लोगों के लिहाज से मोशन में हैं, क्योंकि उनके लिहाज से पोजीशन बदल रही है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि रेस्ट या मोशन रिलेटिव है। एक ही बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में और किसी के लिहाज से मोशन में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए, मैं ज़मीन पे अगर खड़ा हूँ तो आप स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि मैं आप सब ऑब्जर्वर्स के लिहाज से या इस कमरे के माहौल के या इस सराउंडिंग के लिहाज से मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम सूरज को ऑब्जर्वर मान लें तो क्या हमारी ज़मीन सूरज के लिहाज से रेस्ट में है? ऑफ कोर्स नहीं। तो अब बताइए, अब मैं किस स्टेट में चला जाऊँगा? मोशन में, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कोई एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं है। रेस्ट भी रिलेटिव है और मोशन भी रिलेटिव है। और रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे। इन पॉइंट्स को ज़रा लिख लें। पहला पॉइंट हुआ
स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव है, किसी ना किसी के लिहाज से बताई जाती है। सेकंड पॉइंट भी आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूं। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट का बच्चों यहां मतलब है सब के लिहाज से, यानी आप ऐसे नहीं कह सकते एक बॉडी सब के लिहाज से रेस्ट में है। जैसे मिसाल दी कि मैं अगर रेस्ट पे आप लोगों के लिहाज से हूं इस वक्त, लेकिन इस सोलर सिस्टम से बाहर अगर किसी ऑब्जर्वर से देख लें, या ज़मीन से बाहर किसी ऑब्जर्वर से देख लें, या सूरज के लिहाज से बात कर लें, तो फिर यही रेस्ट अपने आप मोशन में होगी। अच्छा देखिए, चलती कार के लोग कार के अंदर वाले माहौल के लिहाज से रेस्ट में थे और बाहर वाले लोगों के लिहाज से मोशन में थे, तो फिर समझ लीजिए कि ना तो रेस्ट एब्सोल्यूट है ना मोशन है। तो ये रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव होती हैं, किसी ना किसी के लिहाज से होती हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके सामने बता दिए गए। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन और आ रहा है, और ये आपके पेपर में बाज़ पेपर्स में आपसे पूछा गया है, आप अप टू डेट से चेक कर सकते हैं। क्या ऐसे हो सकता है एक बॉडी एक ही वक्त में रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो? सिर्फ ये स्टेटमेंट है कि इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन। सिंपल, क्या एक बॉडी एक ही वक्त में रेस्ट में और मोशन में हो सकता है? तो आपका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अब रिलेटिव है, तो मुमकिन है किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से बॉडी रेस्ट में हो और उसी वक्त उसी टाइम पे वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में हो। ठीक है, सो ये पॉसिबल है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा मुमकिन है फॉर ए बॉडी, एक बॉडी के लिए, कि वो रेस्ट में रहे और मोशन में भी रहे। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक ही वक्त में। तो आप बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? यकीनन है, यस, क्योंकि आंसर आपके सामने कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। तो इसका आंसर 2 लाइनों में है, यस, बिकॉज जी बच्चों, आंसर है कि यस, बिकॉज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन डिपेंड करती है जी ऑब्जर्वर पे। तो फिर अगली बात ये हुई, सो ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट, तो एक बॉडी रेस्ट पे हो सकता है एज वेल एज इन मोशन साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, लेकिन एक ऑब्जर्वर के लिहाज से नहीं, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिहाज से। एक मिसाल में देख लेते हैं, जो मिसाल हम अभी बोलते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है कि पैसेंजर्स, मुसाफिर रनिंग कार के अंदर जो बैठे हैं वो रेस्ट में हैं। किसके लिहाज से? अंदर वाली सराउंडिंग के लिहाज से, कार के अंदर किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से, यानी पूरी कार के लिहाज से। लेकिन ये मोशन में है किसके लिहाज से? उन लोगों के लिहाज से जो बाहर खड़े हुए। तो आप समझ जाएंगे कि यकीनन रेस्ट और मोशन ये दोनों क्या हैं जी? रिलेटिव, और ये एब्सोल्यूट्स नहीं है। ठीक है, और फिर एक बात और आपके सामने आ गई कि एक ही वक्त में रेस्ट और मोशन में हो सकता है बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर। ये एमसीक्यू भी हो सकता है। अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्ट टू, ऑप्शन में आप टिक करेंगे डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। ठीक है,
तो ये तो बच्चों रेस्ट और मोशन उससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक दो एग्जांपल्स हमने की, एक दो एमसीक्यू आपके सामने रखे। यहाँ पे अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर पेपर में अगर आएगा तो क्या हमने ये सारा कुछ लिखना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपसे जस्ट डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप डेफिनेशन करके एक एक एग्जाम्पल दे दें, इट्स ओके। तो उसके बाद ये जो आपको एमसीक्यू वगैरह बताए जाते हैं ये आपके रिकॉर्ड की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो आप इसका आंसर करेंगे। और इसी तरह ये आपके पास क्वेश्चन है, हमने इसको देखा आपके सामने। जी स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर के टाइटल नेम में भी ये मौजूद था, फोर्स। तो फोर्स क्या चीज़ है, देखिए फोर्स की डेफिनेशन से पहले कुछ एग्जांपल आपके सामने रखते हैं कि बताइए एक रेस्ट पे पड़ी हुई चीज़ अगर आप उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे एक बॉल या फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी है और एक स्टूडेंट या एक प्लेयर उस फुटबॉल को ज़ोर से किक लगाता है, तो अब आप देखते हैं कि वो बॉल रेस्ट से मोशन में आ गई। तो बेसिकली उस स्टूडेंट ने क्या ऐसा किया कि बॉल की स्टेट चेंज हो गई। तो बेटा एक ऐसा एजेंट जो किसी बॉडी की स्टेट को यहाँ चेंज कर रहा है, ये एजेंट फोर्स कहलाएगा। फोर्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एजेंट है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। इट चेंज और टेंड्स टू चेंज। देखिए अब इसी मिसाल को थोड़ा आगे बढ़ाएं कि वही फुटबॉल जिसको किक मारी गई थी वो थोड़ा हवा में ऊपर गया, फिर ज़मीन के ऊपर आके टकराया और कुछ ट्रैवल करने के बाद रुक गया। तो आपने देखा कि उसकी मोशन अपने आप रेस्ट में कन्वर्ट हो गई है। तो क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से मोशन रेस्ट में कन्वर्ट हो रही है और रेस्ट में चेंज हो रही है या हो गई है। तो आप जानते हैं कि एयर फ्रिक्शन और ज़मीन की ग्रेविटी और ज़मीन के साथ बॉल की एक कांटेक्ट फ्रिक्शन, ये फोर्सेस हैं जो मोशन को रेस्ट में लेके आ रही हैं। जैसे आप बड़े आराम से एक कैरम बोर्ड के टेबल पर हल्का सा उंगली से स्ट्राइकर को मारें तो वो थोड़ा सा ट्रैवल करके तो वो रुक जाएगा। वो रुका क्यों है? तो एक ऐसी फोर्स है जिसने उसको रोका है, उसको यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। तो फोर्स ही मोशन को रेस्ट में ला रही है और फोर्स ही रेस्ट को मोशन में लेके गई है, ठीक है। इसी तरह बेशुमार जगहों पे हम इस एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे चलती कार को अचानक से ब्रेक लगानी पड़ती है, तो ब्रेक बेसिकली जो लगाई और आपने कार को रोका, तो बेसिकली वो ब्रेक क्या है? ब्रेक एक फोर्स है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स है जो तेज़ चलती हुई कार को रोक रही है, ठीक है। इसी तरह आपको खुद भी महसूस होता है कि अचानक आप भाग रहे हो तो अचानक से आपका एक दोस्त आपको कॉल दे के रुको, तो आपको लगेगा जैसे आपने अपने बॉडी को बड़ा जबर करते हुए, बड़ा जोर लगाते हुए रोका है। तो बेसिकली आपने अपने आप को भी मोशन को रेस्ट में लाए हैं, तो फोर्स लगानी पड़ी है। तो रेस्ट को मोशन या मोशन को रेस्ट में लाए या लाने की कोशिश करे, इसको फोर्स कहते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा स्टेट चेंज हो भी जाती है। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर किसी रोड के ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है और तेज़ आंधी चल रही है लेकिन पत्थर वहीं का वहीं है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आंधी उस पत्थर पे फोर्स नहीं लगा रही? लगा रही है, लेकिन पत्थर अपनी हालत को बरकरार रखे हुए है, उसने कोई स्टेट को चेंज नहीं किया, हालांकि आंधी उसके ऊपर भी फोर्स लगा रही थी। तो ज़रूरी नहीं है कि फोर्स हर बार लगने से स्टेट चेंज होगी, ये डिपेंड करता है। तो ये चीज़ चूँकि इससे अगली बात में आनी है तो इसको हम वहाँ पे भी देख लेंगे। जैसे एक ही शख्स एक बड़ी बस को धक्का लगा रहा है तो वो बेचारा शाम तक लगा रहेगा, थक जाएगा, जोर तो वो लगा रहा है, लेकिन वो जो बस है वो पहले भी रेस्ट पे थी और स्टिल रेस्ट पे है। तो फोर्स ने यहाँ स्टेट को चेंज नहीं किया, लेकिन करने की कोशिश तो की। होपफुली आप समझ गए होंगे। इसी तरह चलती ट्रेन को आप कभी भी नहीं रोक सकेंगे अकेले, ठीक है, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, तो वो मोशन रेस्ट में नहीं आएगी। लेकिन लगाने वाला, जो उसको रोकने वाला, वो फोर्स ज़रूर लगा रहा है। सो ज़रूरी नहीं है कि हर फोर्स जो है वो रिजल्ट भी देगी। कुछ बाज़ औक़ात फोर्स स्टेट को चेंज करती है और बाज़ औक़ात नहीं कर पाती।
तो ये चीज़ इसके इनर्शिया में हम देखेंगे। तो पहले हम फोर्स की डेफिनेशन को अब लिखते हैं। अब आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि फोर्स क्या है। तो मैं इसको बोर्ड पे लिखता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इट इज एन एजेंट विच मे चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट, रेस्ट या मोशन। यानी रेस्ट को चेंज करे मोशन में, वो भी फोर्स है, या मोशन को रेस्ट में लाए या लाने की कोशिश करे। मे चेंज और टेंड्स टू चेंज, यानी या चेंज कर दे या फिर करने की कोशिश करे, ये फोर्स कहलाती है। ठीक है, अब हम अपनी डेली लाइफ में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी सारी मिसालें आपको बताई। तो आज चूंकि इंट्रोडक्शन है, हम बातें ज़्यादा कर रहे हैं, बोर्ड कम यूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को अपने आप रिकॉर्ड में भी रखना है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर हमारे चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें आगे भी डिपेंड करेंगी। अब ज़रा देखिए, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ए फुटबॉल चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। एक फुटबॉल रेस्ट से मोशन में आता है जब उस पर क्या अप्लाई की जाए, एक किक अप्लाई की जाए, और किक बेसिकली एक फोर्स है। ठीक है, और बेटा बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा रेस्ट और या मोशन जो है वो बॉडी की चेंज होगी, यानी स्टेट चेंज होगी। बाज़ औक़ात फोर्स तो लगती है लेकिन स्टेट चेंज नहीं भी होती। ठीक, तो ये पॉइंट क्या लिखा है कि इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट ऑन अप्लाइंग फोर्स अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट। तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। इसका मतलब है फोर्स सिर्फ ऐसा एजेंट नहीं है जो चेंज कर ही देगा, बल्कि वो करने की कोशिश भी करे तब भी वो फोर्स की सेंस है। तो अब जैसे कहा कि आप एक आदमी जो है वो एक बस को, चलती हुई बस को ना तो अपनी ताकत से रोक सकता है, ना रुकी हुई को मूव करा सकता है। तो दोनों सूरतों में फोर्स तो वो लगाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेट वैसी की वैसी रही। अच्छा, ऐसा कब होगा? इसको अब हम टर्मिनोलॉजिकली एक नेम देते हैं। तो आइए अब हम डेफिनेशन के सिलसिले में एक नई चीज़ की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है इनर्शिया। तो मैं यहाँ पे इसको, वैसे तो न्यूटन्स लॉ में इस चीज़ को बताया जाएगा, लेकिन स्टेट में रेस्ट और मोशन से रिलेटेड हमें, और फोर्स से रिलेटेड एक टर्म आ गई। तो आइए अब ज़रा इसको भी यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है डिफाइन इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया की मिसाल इस तरह से है कि एक तेज़ आंधी में एक शापर जो सड़क पे पड़ा है वो तो रेस्ट से मोशन में आ जाता है और हवा में उड़ता हुआ नज़र आता है आपको, यानी फोर्स लगी और वो रेस्ट से मोशन में आ गया। लेकिन एक पत्थर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप क्या कहेंगे कि पत्थर के अंदर अपनी हालत को, अपनी स्टेट को रिटेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है। ये आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप देखते हैं कि एक ज़ोरदार सैलाब जब आता है तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें बहा के ले जाता है, लेकिन एक पहाड़ को फिर भी कुछ नहीं होता, वो अपनी स्टेट को बरकरार रखे हुए है। इसी तरह एक चलती ट्रेन के आगे आप एक बड़ा सा पत्थर भी रख दें उसकी पटड़ी पे, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों को महसूस भी नहीं होगा कि एक पत्थर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन वही पत्थर आप एक साइकिल वाले के आगे रखें तो यकीनन वो आपको आपसे खफा ही होगा, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, क्योंकि आप उसके रास्ते में जब पत्थर रखेंगे तो वो पत्थर एक बड़ी रुकावट है उस साइकिल सवार के लिए। तो आप देखा कि एक ट्रेन अपनी हालत को बरकरार रखने की एबिलिटी ज़्यादा रख रही है, एक ट्रक उससे कम रख रहा है, एक साइकिल उससे भी कम रख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बॉडी की अपनी स्टेट को बरकरार रखने की एबिलिटी
वो उसका कहलाती है इनर्शिया। आइए, हमने इसको मोशन की एग्जांपल से देखा, अब हम इसे एक रेस्ट की एग्जांपल से भी देखते हैं। तेज आंधी आए तो साइकिल जो पड़ी हुई थी, या मुझे यूँ कहना चाहिए, एक तेज़ आंधी आने पर एक हल्की चीज़ जिसका मैस कम था, आप देखेंगे कि उसकी स्टेट में चेंज आने का चांस ज़्यादा होगा, लेकिन एक भारी चीज़ है उसकी स्टेट जल्दी चेंज नहीं होगी। आप देखते हैं ना कि एक ज़ोरदार तूफ़ान जब आता है तो एक हैवी बाइक वाला उस तूफ़ान में से बड़ी आराम से गुजर जाता है, लेकिन एक साइकिल सवार के लिए बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से गुजरना। एक ट्रेन को महसूस भी नहीं होता कि तूफ़ान आया है। आखिर क्या है? ये सारी हमने स्टेट्स में देखा कि किसी जगह पर स्टेट बड़ी आसानी से चेंज हो जाती है और बाज़ औक़ात स्टेट को चेंज करना मुश्किल होता है। यस, तो अब हम डेफिनेशन को पहले लिख लें, इसके बाद हम इसकी मज़ीद डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ इनर्शिया? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी की एबिलिटी कि वो अपनी हालत को बरकरार रखे, चाहे वो हालत रेस्ट की हो या मोशन की, वो इसको इनर्शिया है। अच्छा ये बताइए, एक ट्रक और एक साइकिल दोनों एक रफ्तार से मूव कर रहे हों, एक रफ्तार से, आप किसको रोक लोगे? तो आप कहेंगे साइकिल को। तो आप कहेंगे साइकिल का इनर्शिया कम है। क्यों? उसकी एबिलिटी कम है रिटेन करने की। लेकिन एक ट्रक को रोक तो सकते हो, लेकिन आपको क्या ज़्यादा लगानी पड़ेगी? फोर्स। इसका मतलब है जिसका इनर्शिया ज़्यादा है उसकी स्टेट भी चेंज तो होती है, लेकिन क्या लगानी पड़ती है ज़्यादा? फोर्स। और एक ट्रेन को चलती ट्रेन को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। तो आप कहेंगे एक ट्रेन का इनर्शिया और ज़्यादा है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? ये एक आपके पास MCQ है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपने पॉइंट अपने जहन में रखना है, इट डिपेंड्स ऑन मैस। ये बॉडी की मैस पे डिपेंड करता है। सो वी कैन से ये भी एक पॉइंट है जो अक्सर डिस्कस हुआ है। मैस इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मैस कम, उसका इनर्शिया कम, उसकी स्टेट चेंज करना आसान, उस पर क्या कम लगानी पड़ेगी? फोर्स। एक बॉडी का मैस ज्यादा, उसका इनर्शिया ज्यादा, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए क्या ज्यादा लगानी पड़ेगी? फोर्स। इसका मतलब है हल्का कम मैस वाला बॉडी अगर रेस्ट पे है तो मूव कराना आसान है थोड़ी सी फोर्स से, और अगर मूव कर रहा है तो रोकना आसान है थोड़ी सी फोर्स से। देखिए, एक बॉल आती है मेरी तरफ तो मैं अपने हाथ से कैच कर लेता हूँ, तो बॉल मोशन से किस में आ गई? रेस्ट में। मेरे हाथ ने फोर्स लगाई, लेकिन बॉल का मैस कम था, इनर्शिया कम था, तो वो मेरे लिए इतना आसान मुश्किल नहीं था। लेकिन एक पहाड़ की चोटी से एक बहुत बड़े पत्थर को जो लुढ़कता हुआ ज़मीन की तरफ आ रहा हो, तो हम उसको हाथ से कभी भी रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इतनी फोर्स लगा ही नहीं सकेंगे, तो उसका यकीनन इनर्शिया ज़्यादा है। तो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि मैस इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी में इनर्शिया की मिकदार उसकी मैस पे डिपेंड करती है। तो अब इसी तरह एक भारी चीज़ मूव कर रही हो तो रोकना मुश्किल, रुकी हो तो मूव कराना मुश्किल। तो अब आप समझ गए होंगे कि एबिलिटी इनर्शिया कहलाती है और ये डिपेंड करती है मैस पर। जब हम मोमेंटम पढ़ेंगे ना स्पेशली, तो वहाँ इस मैस का एक रोल, यानी इस इनर्शिया का रोल मोमेंटम के अंदर भी पर्टिकुलरली आएगा। लेकिन फ़िलहाल हम उस पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ इनर्शिया तक अपनी बात को रखे हुए हैं। अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि डिफरेंट बॉडीज़ के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनर्शिया क्यों होती है। देखिए, एक गोल्फ की बॉल वो ज़मीन पे ऐसे पड़ी हुई है और आप टीवी में देखते हैं कि एक प्लेयर उसको स्टिक से ज़ोरदार शॉट खेलता है, तो वो बॉल रेस्ट से शूट करती हुई
जाती है और आपको नज़र आ रहा है कि वो मोशन में आ गई है। अच्छा ज़रा सोचिए, अगर उस बॉल को उठा लें और एक लोहे का भारी बॉल, साइज़ उसका भी उतना ही हो, रख दें और उस प्लेयर को कहा जाए अब इसको शॉट मारें, शॉट तो वो खेलेगा, लेकिन क्या इतनी ज़ोरदार मोशन महसूस होगी जितनी पहले केस में थी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बॉल भारी है, इसने अपनी हालत को बरकरार रखने की एबिलिटी ज़्यादा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो मोशन में वो ले तो आएगा लेकिन मोशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आएगी, आपको इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, ठीक है। और अगर बॉल बहुत हैवी हो जाती तो यकीनन वो उसको कभी भी मूव ना करा सकता, ठीक है। तो किसी बॉडी का अपनी स्टेट को बरकरार रखना, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये इनर्शिया है और ये डिपेंड करता है जी मैस के ऊपर। ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, बात तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन आपने इसका आंसर करना है कि एक 10 किलोग्राम का बॉडी है, एक 50 किलोग्राम का बॉडी है, और आप बताइए कि दोनों अगर रेस्ट पे पड़े हों तो किस पर कम फोर्स लगानी पड़ेगी स्टेट चेंज करने के लिए और किस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे इनर्शिया की रीज़न हम आपको नेक्स्ट आर्टिकल्स में बताएंगे भी कि यहाँ पे बेसिकली मैस ज़्यादा होने से आखिर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आपने जवाब देना है कि ये दो बॉडीज़ में किसकी स्टेट कम फोर्स लगाकर चेंज कर सकेंगे, तो इसका आंसर आपने एक लाइन में बताना है। तो होपफुली यू गेट इट। आज हमने कुछ बेसिक बातों को ही डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, और कल हमारा पहला आर्टिकल होगा और शुरू में कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप पढ़ के भी आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, उन पे बाकायदा तौर पर बात होगी। आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।